चलिए, खबरों का खेल काफ़ी ज़्यादा इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि क्वार्टर फोर के नतीजे आ रहे हैं और क्वार्टर फोर के जब नतीजे आते हैं तो बाजार जो है उन नतीजों के ऊपर रिएक्ट करता है। कहते हैं ना कि दिशा ज़रूरी होती है, बाजार के पास ट्रिगर ज़रूरी होता है। तो ये नंबर्स होते हैं, खुराक होती है जो बताते हैं कि स्टॉक कहाँ आगे जाएंगे। सबसे पहले शुरुआत ही हम लोग ग्रो से कर लेते हैं क्योंकि रिटेल निवेशकों के रडार पर ये स्टॉक और इसके नतीजे आते हुए देखे हैं। आप देखिए किस तरीके से रेवेन्यू में ग्रोथ आई है। आप करीब करीब 1500 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू पहुंचता हुआ दिखा है यहाँ पर, यानी कि करीब करीब 88% का जंप जो है वो साफ तौर पे इसमें दिखता है। इसके अलावा अगर आप आगे बढ़े एबिटा मार्जिन की बात करें तो देखिए पिछले साल से भी 48.7% पे था एबिटा मार्जिन, वहाँ पर 62% पे आ गया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, जो मुनाफे जो टैक्स से पहले का मुनाफा होता है, वहाँ पर भी शानदार जंप है। अब आप देखिए नेट प्रॉफिट की बात कीजिए, 686 करोड़ के आसपास आया, वाई 122% का जंप दिखता है, क्वार्टर 25% का जंप दिखता है। अदर इनकम की बात करें, अदर इनकम में भी साफ तौर पे उछाल रहा है। अभी देखिए बाबूलाल जी का कमाल, किस तरीके से इतने शानदार तरीके से उन्होंने फटाफट से यहाँ पर जो है हमारे दर्शकों के सामने और इजी तरीके से यहाँ पर रख दिया है। प्रॉफिट में 25% का उछाल क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, रेवेन्यू में 24% का उछाल, एबिटा में 30% का उछाल और मार्जिन से आप देखिए 59.2% से बढ़कर 62.4%। और नेट प्रॉफिट में अगर आप साल दर साल के हिसाब से जाएंगे तो 81% के आसपास, 88% के आसपास का जंप आपको दिखता है। यानी कि कमाई और मुनाफे में दोनों में एक मजबूत ग्रोथ देखने को मिली है। ऑपरेशनल स्केल की बात करें, प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो वो भी बेहतर स्थिति दिखा रही है। सर ग्रो में क्या और ग्रो होगा हमारा पैसा निवेशकों का कि नहीं सर? वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, तो आपके ये रिजल्ट देने के बाद या देखने के बाद मुझे डाउट होने लगा कि क्या ब्रोकिंग इंडस्ट्री में इतना बड़ा प्रॉफिट है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपके अंदर कर्मठ है और आप मार्केट को समझते हैं और हिम्मत रखते हैं तो जरूर है। अब देखिए, इसको शॉर्ट टर्म के हिसाब से मत लीजिए, क्योंकि इस समय अगर आपको देखे ग्रो तो आपको हो सकता है, मैंने ये कहूंगा कि 210 212 पे थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। लेकिन रिजल्ट को देखते हुए अगर आप थोड़ा लंबा रखते हैं तो आपको 250 रुपए तक की भी चाल मिल सकती है। तो आंसर सामने है, थोड़ा डिप जरूर आएगा, प्रॉफिट बुकिंग लोग करते हैं, लेकिन नंबर्स देखते हुए कैरी करना चाहिए। अच्छा सर, एक चीज़ और ग्रो में मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ सर, क्योंकि इसके पिछले कुछ समय में जो एनएससी का आंकड़ा आया था सर, एक साल के अंदर 35 लाख जो सब्सक्राइबर हैं उनका बेस घटा था। लेकिन सर ग्रो का जो मार्केट अगर आप देखें शेयर, वो करीब करीब 26-27% पे हो गया, जबकि सेकंड कंपनी जो है उसका मार्केट शेयर जो है वो 15% का, यानी कि इतना बड़ा गैप दिखता है। तो सर और ये जो गैप है क्या एक स्ट्रेंथन की इशारा करता है यहाँ पर कि एक लॉन्ग टर्म के लिहाज से एक बेहतर बैट हो सकती है ग्रो? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ग्रो जिस हिसाब से मार्केटिंग कर रहे हैं, जिस हिसाब से उनकी एक तरीके से ये कहें कि पूरी की पूरी थीम लाइन पकड़ रखी है और बेटर परफॉर्मेंस है, तो उसके हिसाब से देखें तो बिल्कुल अभी लॉन्ग टर्म बेट के हिसाब से अगले अगर 1-1.5 साल के हिसाब से देखा जाए तो मुझे लगता है जरूर निवेश की रणनीति बनती है। ठीक है सर, अब हम लोग अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं पे, क्योंकि ग्रो के ऊपर हमने आपसे विस्तार से क्लैरिटी दे दी किस तरीके के नतीजे और सर की सलाह यहाँ पर 250 तक के लेवल्स की यहाँ पर दी जा रही है। आगे ट्रेंड की बात करते हैं। यहाँ पर ट्रेंड को देखें तो कंपनी ने अपने जो है पहले बोनस शेयर का जो है इशू जो है उस पर विचार करेगी, कंपनी बोनस पर विचार करेगी कि भाई किस तरीके से क्या करना है, कैसे करना है। 22 अप्रैल को होने वाली बोर्ड मीटिंग में इसमें जो है चर्चा हो सकती है यहाँ पर, और 22 अप्रैल को ही क्वार्टर 4 के नतीजे जो है वो घोषित होते हुए दिखेंगे यहाँ पर। और करीब करीब 4% के आसपास की तेज़ी है आज के दिन। अगर आप इंटरडे के हिसाब से देखें 4262 के भाव पर जो है स्टॉक ट्रेड कर रहा है यहाँ पर। तो ट्रेंड जो है वापस में एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है। यहाँ पे खबर आपके सामने हमने रख दी है। यहाँ पे कई रिपोर्ट्स आई, यहाँ पे बीच में कहा गया कंपटीशन काफ़ी बढ़ रहा है और उसका असर यहाँ पे दिखेगा। लेकिन जिस तरीके से कंपनी एक्सपेंशन कर रही है बैक टू बैक, अपने जो यहाँ पर जो है शोरूम्स खोल रही है, तो वो एक पॉजिटिव ज़रूर ट्रिगर माना जा रहा है। सर ट्रेंड में क्या करना चाहिए? देखिए, मैं हमेशा एक चीज को लेकर के ट्रेंड से हमेशा डरता था, क्योंकि ट्रेंड अगर देख रहा हूं तो थोड़ा ठीक लगता है, लेकिन ट्राइडेंट देखता हूं तो हमेशा पुअर लगता है। अब दोनों को देखें तो दोनों के बिल्कुल अलग हैं। ट्रेंड फुटवेयर कंपनीज पे है और ट्राइडेंट टेक्सटाइल पे। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको मैं जो बात करने की कोशिश करता हूँ ना, बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इन लेवल्स पर। अगर मैं देखता हूं तो मुझे फिलहाल शॉर्ट टर्म पे थोड़ा मूव जरूर अपसाइड का दिखता है, लेकिन लॉन्ग टर्म पर मुझे ट्रेंड भी अच्छा नहीं लग रहा। और उसका पीछे का रीजन ये है कि जुलाई
कि छोड़िए, अगर मैं सिंपल जनवरी 2025 में बात करूं तो इस स्टॉक का ट्रेडिंग प्राइस था 7,500। आज हम बैठे हुए हैं सिर्फ 50% पर, और यहां से पुल बैक दिखता है 4,500 से 4,600 रुपए के पास। तो ये लेवल्स का आता है तो एक बार बोनस पे वापस से सवाल लोग पूछ सकते हैं। फिलहाल थोड़ा मोमेंटम यहाँ पर पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है सर, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं हम लोग, और भी बहुत सारी खबरें हैं यहाँ पे, लेकिन एक दर्शक जो हैं वो पूछ रहे हैं, जैसे सीमा जी हैं, वो प्राइम मेंबर भी हैं, कह रहे रवि सर जी 20 शेयर हैं हिंद कॉपर के 320 के भाव पर, क्या अभी हम लोग प्रॉफिट बुक करें या होल्ड करें, क्या करना चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल अभी होल्ड रखना चाहिए और इसको अभी 6 महीने के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि हिंद कॉपर और हिंद जिंक, ये दो स्टॉक्स मैंने इसको 3 साल के लिए निकाला है, जैसा पीछे एक सवाल भी आया था। लेकिन लोगों को शॉर्ट टर्म में बहुत इंटरेस्ट होता है, आजकल लंबा रखना नहीं चाहते, रखते लंबा जरूर है लेकिन बीच बीच में सुनना चाहते हैं। तो उस हिसाब से देखें तो ये दो स्टॉक्स लंबी रेस के घोड़े हैं, थोड़ा प्रॉफिट बढ़ने दीजिए। एटलीस्ट 30% प्रॉफिट बुक करना हो तभी बुक करने की सोचिएगा, नहीं तो नहीं। ठीक है, तो सर की तरफ से यहाँ पे क्लैरिटी आ गई। अब हम लोग अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी ऐसी खबर है जहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए फंडामेंटली यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पर खबर निकल के आ रही है। एमसीएक्स के ऊपर चलते, कोयला ट्रेडिंग के लिए नया डिजिटल प्लेटफॉर्म मिलेगा यहाँ पर, और कोयले की जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं डिमांड लगातार बढ़ रही है, तो इस हिसाब से एक बड़ा फैसला है यहाँ पे कोल एक्सचेंज बनाने के लिए। एमसीएक्स को सेबी ने यहाँ पे मंजूरी भी दे दी है। चलिए, रेगुलेटरी क्लियरेंस भी आ गई है, तो वो बहुत बड़ा जो कंसर्न होता है तो वो उस पर क्लैरिटी आ गई। एनर्जी सेक्टर में एक मजबूत पकड़ बनाने के लिए एमसीएक्स जो है वो इसका मकसद है, और हमने देखा है कि एमसीएक्स ने समय समय पर इस तरह के फैसले लिए जिसका फ़ायदा उसको हुआ है। यहाँ पे एमसीएक्स शुरू में नई कंपनी में करीब 100 करोड़ तक का निवेश करेगा यहाँ पर, और वो जो निवेश है वो एक्सपेंशन के लिहाज से कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया से यहाँ पर लाइसेंस के लिए भी अप्लाई किया जा रहा है। तो ये जो तमाम खबरें हैं, इसका असर जो है वो एमसीएक्स में अभी नहीं तो आगे ज़रूर एक्शन देखने को मिल सकता है। फिलहाल आधे प्रतिशत के आसपास की तेज़ी है यहाँ पे। सर, एमसीएक्स एक बहुत ही कहें कि मल्टी बैगर रिटर्न दिया है इसने निवेशकों को। अब जो है एक और नया बड़ा फैसला उठाया है उसने यहाँ पे। आप इस फैसले को कैसे देख रहे हो, कितना असर इसका आने वाले दिनों में यहाँ पे फंडामेंटली होता हुआ दिखेगा? देखिए, एमसीएक्स के चार्ट को अगर आप देखेंगे तो आपको पाएंगे कि 2600 के बाद से जब से निकला तब से स्टॉक अपवर्ड मोमेंटम पर डेली चार्ट पर दिखाई दे रहा है। और ये जो न्यूज़ आई है इसका एक ये कहें कि जब कभी कभी दाल अच्छी ना लगे और उस पर तड़का लग जाए तो दाल का टेस्ट बदल जाता है और अच्छी हो जाती है, वही हाल हिसाब है यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल 3200 के आसपास तक लॉन्ग टर्म पर इसके रेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है सर, तो ये यहाँ पर जो है हमने एमसीएक्स पे बात कर लिया। अब आईएक्स के ऊपर भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे आईएक्स की बेचारे की स्थितियाँ जो हैं वो लगातार डमाडोल रहती हैं। मार्केट कपलिंग की खबर के चलते स्टॉक जो है वो करीब देखिए 7% से ज़्यादा टूट गया। यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पे कपलिंग को लेकर देखिए सीईआरसी जो है यहाँ पर उसने मार्केट कपलिंग को लेकर 16 मई तक स्टेक होल्डर से सुझाव मांगे हैं यहाँ पर। और ये जो कंपनी, अब ये समझिए कि लेटेस्ट ड्राफ्ट जो है उसके मुताबिक ग्रिड इंडिया जो है इसको एमसीओ का रोल जो है वो निभाएगा यहाँ पर, अदा करेगा यहाँ पे। और मार्केट कपलिंग ऑपरेटर जो है वो तय करेगा कि यूनिफॉर्म मार्केट क्लियरिंग प्राइस क्या हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि इसी को लेके जो है वो पूरा पेज फंसा। कंपनी का पूरा बिजनेस मॉडल जो है वो इसी पर जो है इस फैसले पे काफ़ी डिपेंड करेगा। पावर एक्सचेंज बिड्स कलेक्ट कर सकेंगे यहाँ पे, और जो प्राइस है वो तय नहीं कर पाएंगे यहाँ पर। इस लिहाज से आप देखिए मार्केट कपलिंग के दायरे के लिहाज से यहाँ पर जो है खबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पे। सर, पहले भी हमने देखा बहुत पिटाई हुई, उसके बाद एक हल्का रन पाया। बार बार ये जो है फैसला है उसके ऊपर क्लैरिटी अभी तक आती हुई दिख नहीं रही है यहाँ पे, और कोई ना कोई खबर ऐसी आ जाती है जिसके बाद जो है स्टॉक फिर टूट जाता है। क्या करें सर इसमें? हर्षी, आप जब ऐसा बोलते हैं ना तो मुझे कई चीजें याद आ जाती। कई बार इस क्लास में ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी सिर्फ पिटाई करने में ही मजा आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर सीधे चलेगा तो भी पिटेगा, टेढ़े चलेगा तो भी पिटेगा, ऊपर जाएगा तो भी पिटेगा, नीचे आएगा तो भी पिटेगा। इसको पीट पीट के ही लोग पैसे बना रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है फिलहाल अभी 100 रुपए के आसपास के टारगेट हैं। मैंने अपनी लाइफ में इसको कभी बाय नहीं दिया, हमेशा सेल ही दिया है जब भी मौका मिला है। इनफैक्ट आज मॉर्निंग में भी इसको सेल दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ शेयर के साथ आपका रिलेशन बढ़िया होता है, कुछ के साथ ऐसा होता है लाल रंग खेलने में बहुत अच्छा होता है।
तो मुझे ऐसा लगता है ये उनमें आता है। आपके पोर्टफोलियो में तो मुझे नहीं लगता कि कभी इसने प्रॉफिट निकाला होगा, डेंटी मारने की कोशिश किया होगा। बेटर है एग्जिट कर लीजिए, और सेल साइड से चल रहे हैं, फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो सर की तरफ से यहाँ पर जो है इसके ऊपर सलाह आ गई। जो भी एक मतलब आस लगा के बैठे थे जो भी निवेशक या फिर जो भी यहाँ पे ट्रेडर होंगे, तो सर की तरफ से क्लियर कट आंसर मिल गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे स्टर्लिन विल्सन की बात कर लेते हैं। ये स्टॉक में आज ज़बरदस्त मोमेंटम देखने को मिल रहा है, और कोल इंडिया से करीब करीब 3,550 करोड़ रुपए का एक बड़ा ऑर्डर जो है यहाँ पर कंपनी को मिला है। 10% की तेज़ी आप शेयर में देखिए, और 15% से ज़्यादा कुछ साल पहले आया था, उसके बाद फिर थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो हल्का नीचे आता हुआ दिखा, लेकिन 10% के आसपास की तेज़ी अभी भी स्टॉक में बनी हुई है यहाँ पे। और सोलर पीवी प्रोजेक्ट जो है उसको और ज़्यादा एक्सपेंड करने के लिए एक बड़ा जो है यहाँ पर ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है यहाँ पर। ये स्टॉक जो मैं अभी पीवी की बात कर रहा था यहाँ पे सोलर मॉड्यूल के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। बीकानेर में 875 मेगावाट के ग्रिड से जुड़ा हुआ सोलर पीवी प्रोजेक्ट है ये, और इस प्रोजेक्ट के हिसाब से अगर आप देखें थोड़ा सा, तो महाराष्ट्र में 50 मेगावाट के एसी प्रोजेक्ट को लेकर अभी ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। यानी कि ऑर्डर के दम पे जो है वो स्टॉक जो है वो 10% के आसपास की छलांग मार रहा है, और जो ये कुल ऑर्डर है करीब 3,500 करोड़ के आसपास का है। सर, स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल्स, क्या आपकी यहाँ पे सलाह है इस स्टॉक को लेकर? क्या जो है ये जो तेजी आगे भी मोमेंटम जो है वो जारी रहेगा यहाँ पर? देखिए हर्षी, इस पे ना एक सवाल मेरा जरूर होता है कि 2024 में ये स्टॉक ना 820 रुपए ट्रेड हो रहा था। हम्म। मैं सही रेट बता रहा हूँ, 2024 में ये 820 रुपए ट्रेड हो रहा था। तो क्या गिरा, कितना गिरा, कहाँ पहुंचा? लो अगर आप देखें तो रिसेंट अभी 180 रुपए के आसपास का बना था। तो 10% या 15% की रैली से इसका कुछ बदलाव नहीं आने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर पुल बैक आ भी गया, 250 रुपए आ भी गया, तो क्या आप प्रॉफिट पे आएंगे या आप चल पाएंगे? नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं। आईपीओ पे भी बहुत हायर प्राइस पर आया था, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके किसी भी पुल बैक पे इस जगह से रास्ता बदल देना ज़्यादा अच्छा है। और बदल कर कहाँ जाना है? आपके सामने ऑप्शन है, पावर ग्रिड ऑप्शन है, एनएचपीसी ऑप्शन है, टाटा पावर ऑप्शन है, एनटीपीसी ऑप्शन है, एनटीपीसी ग्रीन ऑप्शन है, बहुत से ऑप्शन आपको मैंने बताए। लेकिन इसके जो रैली है उस पर मैं सिर्फ एक बार को एग्जिट ही करने की सोचूंगा, अगर हिम्मत पड़ पाई। 700-800 का बाय है, हिम्मत भी तो चाहिए निकलने के लिए। ठीक है, तो सर एक चीज़ समझाइए यहाँ पे, क्योंकि इससे जो पीवी को लेकर सरकार की तरफ से जो है वो बहुत ज़्यादा बूस्टअप दिया। हमने देखा पीएलआई स्कीम भी सरकार लेके आई, तो यहाँ पर ज़्यादा क्योंकि काफ़ी टूट चुका है। एक निवेशक जो होते हैं वो तो इस हिसाब से सोचते हैं कि भाई काफ़ी कुटाई हो गई, अब मौका है क्या वापस ये प्राइजेस जाएंगे, या इसकी जगह पर हम लोगों को जैसे टाटा सोलर पावर है या फिर वारी एनर्जीज है या फिर अडानी सोलर, वहाँ पर फोकस करना चाहिए? एक्चुअली में हर्ष, मैं आपको बताऊं कि जो ये ईवी और सोलर की आप बात कर रहे हैं, अगर आप इंडस्ट्री के, मैंने बहुत कम शेयर कभी भी इन लोगों में से बाय किए हैं, और हमेशा मैंने स्ट्रांग शेयर बाय किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की स्टोरी, सरकार के बेनिफिट, और ये इंडस्ट्री चली इसीलिए रही क्योंकि इनको बेनिफिट के नाम पे, सब्सिडी के नाम पे जो चीजें मिल रही हैं। अदरवाइज देखा जाए तो कंपनियां प्रॉफिट नहीं कर रही। एक रियल एग्जांपल है ओला। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप निवेश करते हो एक ऐसे चीज पे जिसपे कि रिटर्न बनने की प्रोबेबिलिटी इसलिए हो क्योंकि वो कंपनी स्ट्रांग हो, फंडामेंटली स्ट्रांग हो, वो ना कि आप इस पे की गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हो। ये चीज जिसने रिलेट कर लिया ना, वो लोग उस दिन से ना, अभी कुछ महीने पहले आपको चिप की कंपनीज पे दिखा था, जब ऑटो कंपनीज पे इम्पैक्ट आया था, फिर अब सोलर दिखने लगा, फिर कुछ दिन बाद ईवी दिखने लगता है। तो गवर्नमेंट पे की पॉलिसीज पे ज्यादा डिपेंडेंट स्टॉक बहुत अच्छे नहीं होते मेरी नजर में। ठीक है सर, तो यहाँ पर ये जो है आपने क्लैरिटी दे दी। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्योंकि सर आपके पास हमेशा समय का अभाव रहता है, बहुत सारी चीज़ें आपके एंगेजमेंट रहते हैं, तो क्या आप समय थोड़ा और दे पाएंगे या नहीं सर? अगर पॉसिबल हो, चूंकि मेरा 2 बजे एक दूसरा शेड्यूल भी है। अच्छा। तो मैं ठीक है, तो दो एक चार सवाल पाँच का, हाँ 5-10 सर, 5 मिनट या नहीं? 5 मिनट कर लीजिए। इससे ज्यादा नहीं करिए। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है सर, तो मैं एक और हम लोग स्टॉक ले आते हैं यहाँ पर, लेकिन इसी बीच में एक छोटा सा आंसर और मैं आपसे चाहूँगा, क्योंकि आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात छेड़ी है सर, और उसके ऊपर हम लोग अपने दर्शकों को भी क्लैरिटी देना चाहते हैं। कहते हैं कि सर जहाँ रिटेल पार्टिसिपेशन ज़्यादा घुस जाता है, उस स्टॉक की चलने की जो वो है ताकत, वो कम हो जाती है। हमने देखा सुज़लॉन की स्थिति, हमने देखा यहाँ पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस की स्थिति, यहाँ पर और भी बहुत सारे स्टॉक रहे। अब एनटीपीसी ग्रीन है, बहुत सारे स्टॉक हैं। क्या इन तमाम जो स्टॉक्स होते हैं
हैं जहाँ पे रिटेल पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो जाता है, तो क्या एक समय के हिसाब से सर यहाँ पे निकल जाना चाहिए, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, या फिर रुकना चाहिए यहाँ पे? अगर जिस थीम की जो आप बात कर रहे थे अभी, थीम के लिहाज से। देखिए, मैं आपको हर चीज यहाँ पर बहुत स्ट्रांग सच्चाई बताने की कोशिश करता हूँ, फिर से समझिएगा। हम्म। पहली बात है कि ये जो स्टॉक्स है ना, जो आपने जितने भी स्टॉक्स की बात करी, इनमें एक कॉमन चीज आपको नजर आएगी। हम्म। कॉमन चीज ये है कि ये ना गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट पे लोगों को लगता है कि जिसको गवर्नमेंट ने हाथ रख दिया वो सब अच्छे हैं, चाहे उनके फंडामेंटल अच्छे हो या ना हो, पहला। दूसरा, इन्वेस्टर को कब अच्छा लगता है? इन्वेस्टर को तब अच्छा लगता है जब ये स्टॉक 100 रुपए से के आसपास होते हैं, 50 रुपए के होते हैं, 20 रुपए के होते हैं, तो लोगों को लगता है यार बढ़िया है, क्या फर्क पड़ जाएगा, चलो निवेश कर लेते हैं। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन चूंकि सरकार का प्रोजेक्शन, जैसे 2047 का सरकार का प्रोजेक्शन है, नया भारत, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, ये चीजें, ग्रीन एनर्जी, ये सारे गवर्नमेंट के वो प्रोजेक्ट हैं जिसको कि मार्केटिंग मीडिया बहुत जबरदस्त करता है। तो लोग उसको ना उसमें उलझ जाते हैं और लोगों को लगता है कि यही सब कुछ निवेश के लिए अच्छा है, और इसीलिए इन स्टॉक्स पे बिना सोचे, बिना जाने, बिना फंडामेंटल समझे रिटेलर अपने आप खरीद लेता है। क्योंकि पहला क्या, वो उसका क्राइटेरिया क्या है? सिंपल, सरकार बात किसकी कर रही है? अच्छा, ये कर रही है, ये स्टॉक कितने का मिल रहा है? अरे 20 रुपए का मिल रहा है, बड़ा अट्रैक्टिव है। ये जो अगर चीज है ना, अगर इस तरीके से निवेश करते हैं तो शेयर में प्रॉफिट नहीं होता, और इसीलिए रिटेलर बढ़ते चले जाते हैं। और जब रिटेलर बहुत बढ़ जाते हैं तो प्रमोटर को बहुत मजा आता है, वो सोचता है अब स्टॉक को जब चाहे तब नीचे ले जाओ, जब चाहे तब ऊपर ले जाओ, और इन्वेस्टर हमेशा फंसा रहता है। मेरे हिसाब से आपको बहुत सोच समझकर, फंडामेंटल फैक्टर को एनालाइज करके ही आपको निवेश करना चाहिए। सुज़लॉन पे मैंने अब उसके हिसाब से मैंने अपनी स्टडीज बदली, रिसर्च बदली, और उस टाइप के स्टॉक ढूंढने लगा। जैसे सुज़लॉन की मैं बात करूं, आपसे लास्ट विपुल जी थे, उनसे चर्चा हो रही थी, मैंने कहा मैं सुज़लॉन तभी लूंगा जब मुझे 38 और 35 के बीच में मिलेगा। 54 आ जाएगा मैं बेच दूंगा, मैं नहीं रखूंगा। तो ये स्ट्रैटेजी अगर आप माइंडसेट के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो इनमें ट्रेड करने में कोई बुराई नहीं। हमने अभी बात करी थी SW सोलार की, मैंने एग्जांपल पूछता हूं, आपको लगता है कि 800 रुपए का जो स्टॉक है वो 200 रुपए रह गया, कौन रुका होगा? रिटेलर के पास सांस ही नहीं है निकलने की, निकलेगा कहां से? तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। मुझे ऐसा लगता है आप जब निवेश कर रहे हो तो आप फंडामेंटल फैक्टर को ज्यादा उम्मीद दीजिए, कोई ऐसे चीजों पे ध्यान मत दीजिए जिससे गवर्नमेंट की पॉलिसी या कोई चीज ऐसे चेंज हो तो उससे इंपैक्ट स्टॉक पर डायरेक्ट होता हो।